हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो बच्चों, आप सबके सामने लिखा हुआ है कि फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बच्चों हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो फाइनेंस को मैनेज करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअली फाइनेंस होता क्या है, फाइनेंस हम किसे कहेंगे। तो फाइनेंस होता है बच्चों अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। देखो तो मैंने एक वर्ड लिखा बिजनेस एक्टिविटीज। कोई भी बिजनेस करने के लिए बच्चों हमें क्या है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप सबको पता है कि बिना फंड्स के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसी फंड्स को बिजनेस की टर्म्स में हम बोलते हैं फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या हुआ बच्चों, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, इट्स कॉल्ड फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस, जो भी आप बोलना चाहो। तो बिजनेस करने के लिए जी फंड्स की जरूरत होगी, उसको बोलेंगे हम बिजनेस फाइनेंस। तो बच्चों इसी फाइनेंस को हम मैनेज करने के लिए एक कंसेप्ट को यहाँ पढ़ेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों कौन करता है, एक फाइनेंस मैनेजर करता है। फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस मैनेज करते हुए कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है कि कैसे वो फाइनेंस को एक अच्छे तरह से मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले बच्चों फाइनेंस को मैनेज करते हुए उसको ध्यान रखना है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। सेकंड है बच्चों एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड देन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। देखो जो मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1 एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, किसी भी चीज को हम एक्वायर करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं उसको ध्यान रखना है कि फंड्स का प्रॉपर एक्विजिशन कैसे करना है। देन प्रॉपर अरेंजमेंट होने के बाद, प्रॉपर एक्वायर होने के बाद उसको एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कैसे करना है। एंड दोनों चीज हो जाती है, एक्वाइजेशन भी हो जाता है और यूटिलाइजेशन हो जाने के बाद उसको वो बिजनेस ऑपरेशन अपने स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स होंगे, उन प्रॉफिट्स का कैसे एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग ओनर्स एंड मैनेजमेंट। सो उस चीज को भी एक फाइनेंस मैनेजर को मैनेज करना होता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर को बेसिकली 3 चीजों पर ध्यान रखना है जो मैंने आप सबको बताई, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड देन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। इन 3 एक्टिविटीज को करते हुए बच्चों वो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। इन डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल डिसीजन बच्चों, तो एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड जो डिसीजन होगा उसको हम बोलेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से संबंधित जो डिसीजन होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित जो डिसीजन होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे डिविडेंड डिसीजन। देखो बच्चों 3 डिसीजन के बारे में मैंने बात की। इन तीनों डिसीजन को हम फाइनेंस में बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन, फंड्स को कैसे अरेंज करना है। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फंड्स को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना है। एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, कैसे जो हमारे सरप्लस प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे एफिशिएंटली अमंग द ओनर्स एंड मैनेजमेंट, उसको हम बोलेंगे इन डिविडेंड डिसीजन बच्चों। तो इन 3 डिसीजंस को एक फाइनेंस मैनेजर को प्रॉपरली करना होता है।
अपनी स्किल्स के बेस पे, अपनी कैपेबिलिटीज के बेस पे फाइनेंस मैनेजर अच्छे से अच्छा डिसीजन लेता है बच्चों। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बच्चों देखो नाम से ही पता है कि हमें यहाँ कुछ जो डिसीजन लेना वो हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। भी हमें अपने बिजनेस में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है उससे संबंधित जो डिसीजन होंगे वो हमारे होंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस केस में बच्चों हमारे क्या होंगे, दो डिसीजन होते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। देखो तो आपको पता है कि हमारे बिजनेस में हम बेसिकली दो तरह के एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है एंड करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है। किसी एक में इन्वेस्टमेंट करने से हम बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते, तो दोनों तरह की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का हमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन चाहिए होता है। तो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या होगा बच्चों, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मीन्स डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड देन करंट एसेट से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन होंगे बच्चों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है बच्चों, करंट एसेट्स में संबंधित इन्वेस्टमेंट से जो डिसीजन होंगे वो हमारे होंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। तो बच्चों अब हम वर्क कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमने पढ़ा एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन हमने पढ़ा। सो अब हम करेंगे इन डिसीजन में आखिर हमें करना क्या होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या है बच्चों, capital investing decision means investment in fixed assets regarding how much funds to be invest in it। भी फिक्स्ड एसेट्स में कितना फंड इन्वेस्ट करना है ये सब हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन में देखना होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट से संबंधित होते हैं और इसमें हमें मेजर हमारे 3 इसकी इंपॉर्टेंस रहेंगी। क्या, ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। देखो तो फिक्स्ड एसेट से संबंधित है तो जो फंड्स होंगे वो ज़्यादा मात्रा में इन्वॉल्व होंगे एंड सेकंड वन इज रिस्क इन्वॉल्व। देखो जो ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा रहेगा हमारा इसमें एंड द थर्ड वन इज इरिवर्सिबल डिसीजन। और ये जो डिसीजन होंगे बच्चों इरिवर्सिबल नेचर के होंगे। अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है इस तरह के केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड्स इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और एक बार अगर कहीं हमने गलती से फंड्स इन्वेस्ट कर दिए तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस उस केस में हो सकता है। और एक लास्ट वन है बच्चों इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और ये जो बच्चे जो हमारे डिसीजन होंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी हम इस पर इफेक्ट डालेंगे। अगर हमने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ हो सकता है हमारे लिए अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन कई बार क्या है कि हम किसी ऐसे एसेट्स में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे लिए लॉस भी हो सकता है आगे चलकर। तो इस तरह के डिसीजन को बच्चों बहुत ही हमें प्रिकॉशंस के साथ लेना होता है। एंड देन अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन।
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन में क्या है बच्चों, हम क्या लिखते हैं कि हाउ मच फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, मीन्स जो हमारे करंट एसेट्स है उसमें हमें कितने फंड्स को इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे बिजनेस में प्रॉपर लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस एस्टेब्लिश हो सके। देखो दो चीज़ है बच्चों, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों ही चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे करंट एसेट में तो उस केस में क्या है कि हमारी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होगी। अगर हम ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं करंट एसेट में और फिक्स्ड एसेट में हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। तो हमें करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए दोनों ही बातों का बहुत ध्यान रखना होता है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में एक बैलेंस एस्टेब्लिश हो सके। तो ये था बच्चों हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब हम करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में बच्चों हम फंड्स को कहाँ कहाँ से अरेंज करें ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम रहे फंड्स अरेंज करने की। तो फंड्स को अरेंज करने के लिए देखो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसको अगर हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ठीक है बच्चों, एक होता है हमारा ओनर फंड्स, एक होता है हमारा बोरोड फंड्स। ओनर फंड्स के होते हैं जो हमारा जो कंपनी का ओनर है, शेयर होल्डर है या फिर कोई भी बिजनेस है उसका ओनर है, जो ओनर इन्वेस्ट करता है वो होगा ओनर्स फंड्स। एंड जो हम बाहर से आउटसाइड द बिजनेस जिन फंड्स को हम अरेंज करेंगे वो हमारे होंगे बोरोड फंड्स। और कंपनी के कैसे बच्चों ओनर फंड्स क्या होंगे, हमारे शेयर कैपिटल होंगे बच्चों एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड बोरोड फंड्स में हमारे होंगे बच्चों लोन हो सकता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं, और हमारा हो सकता है डेट बच्चों। एक हो सकता है हमारा डेट, एक हो सकता है हमारा सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो बच्चों मैंने सिंपल सी टर्म्स लिखे हैं यहाँ, आप सबको पता है लोन के बारे में, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन। डेट क्या है, डेट बच्चों एक तरह से हमारा सिक्योर्ड लोन होता है जो कंपनी एज ए शेयर उनको जारी करती है मार्केट में और उसके बदले फंड्स अरेंज करती है। और इस साइड बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं जो हमारे प्रॉफिट्स हम बचा के रखते हैं आगे के सालों के लिए, बैलेंस शीट में लिखा होता है एक साइड रिजर्व सरप्लस, वो हमारे प्रॉफिट्स का ही हिस्सा होते हैं। एंड देन शेयर कैपिटल क्या होते हैं बच्चों, शेयर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो हमने शेयर्स इशू करके जो इकट्ठा की है। तो शेयर्स क्या है बच्चों, शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ही एक शेयर होता है। हम छोटे छोटे शेयर की फॉर्म में पब्लिक को शेयर जारी करते हैं और उसके बदले पैसा हम कलेक्ट करते हैं, तो उसी पैसे को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें क्या है कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंटेन करना होता है कि हम कितने खुद का फंड्स अरेंज करें और कितना हम बोरोड करें बाहर से। तो इन दोनों के प्रोपोर्शन में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं। और इसमें बेसिकली हम इसको डेट इक्विटी डिसीजन भी बोलते हैं, भी कितना हम डेट यूज कर रहे हैं, कितना हम फाइनेंसिंग फ्रॉम इक्विटी यूज कर रहे हैं। तो इस डिसीजन को बेसिकली हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बोलते हैं बच्चों। इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कैपिटल को स्ट्रक्चर करना हो, जो हमारी पूंजी होगी बिजनेस में
उसको कैसे स्ट्रक्चर करें, उसका कैसे ढांचा तैयार करें, कहाँ कहाँ से फंड्स लेकर एक कैपिटल अराइज करें अपने बिजनेस के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। सो अब हम लास्ट डिसीजन पे आ गए हैं बच्चों हमारे। अब हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बच्चों, डिविडेंड डिसीजन हमने स्टार्टिंग में बात की थी। डिविडेंड डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित डिसीजन लेते हैं। अब देखो बच्चों, हमने फाइनेंस अरेंज किया, फाइनेंस को इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या अपने बिजनेस ऑपरेशंस करना शुरू कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब हमें प्रॉफिट्स होंगे कुछ, उस प्रॉफिट्स के बच्चों हम दो हिस्से करते हैं। एक होता है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, एक होता है बच्चों रिटेनेबल प्रॉफिट। एक होगा बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट जो डिवाइड करने योग्य हो, एक होता है रिटेनेबल प्रॉफिट जो बांटने योग्य, रिटेन करने योग्य है। तो दो भागों में हमने प्रॉफिट बांट दिया। जो प्रॉफिट डिविजिबल होगा, बांटने योग्य होगा, जो प्रॉफिट हम बांटेंगे उसको बोल लेंगे हम डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स डिवाइड करना, ठीक है बच्चों। डिविडेंड क्या होगा, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हम बाद में कहेंगे कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी हम सिंपल कर रहे हैं। प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। एंड दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों। अब देखो प्रॉफिट्स का हिस्सा बच्चों कौन लेता है, सिंपल किसी भी बिजनेस की हम बात करें, प्रॉफिट्स कौन लेता है, ओनर्स लेता है बिजनेस का। तो यहाँ कंपनी की बात हम कर रहे हैं, तो कंपनी के ओनर्स कौन होंगे बच्चों, शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो बच्चों डिबेंचर होल्डर होते हैं, डेट हम जिसको बोलते हैं, वो होते हैं एज ए क्रेडिटर टाइप के हमारे, वो हमें लोन देते हैं, हम उनको ब्याज के साथ उनका लोन वापिस कर देते हैं। तो कंपनी में जो पैसा लगाता है, कंपनी का जो मालिक है वो होगा हमारा शेयर होल्डर, और जो डिविडेंड पर जो जिसका हिस्सा होगा वो होता है शेयर होल्डर का। और शेयर होल्डर होते हैं हमारे बच्चों दो तरह के, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स विच हु इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, एंड द शेयर होल्डर हु इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो हमारे बिजनेस में दो तरह के शेयर होते हैं बेसिकली, कंपनी जो जारी करती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जिसके पास होंगे वो होगा इक्विटी शेयर होल्डर, एंड प्रेफरेंस शेयर जिसके पास होंगे वो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो दोनों शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट एज ए डिविडेंड दिया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कोई प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता वो जो डिविडेंड का, नो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड, नो प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, उनको पहले से पता होता है, उनको ऑलरेडी बता दिया जाता है भी आपको इतने % डिविडेंड मिलेगा। सपोज 8% रेट ऑफ डिविडेंड, 6% रेट ऑफ डिविडेंड, वो उनका सब मेंशन होता है पहले कि आपको डिविडेंड इतना दिया जाएगा। देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके नाम से ही पता चल रहा है कि उनको प्रेफरेंस है कहीं ना कहीं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको दो केस में प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं अपनी। ठीक है बच्चों। तो दो केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
तो दो कंडीशन कौन कौन सी है? इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट के से संबंधित जब भी डिविडेंड देने की बात आएगी बच्चों, तो कंपनी को सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है। उनको डिविडेंड देने के बाद अगर कोई डिविडेंड बचता है, सो these are given to equity shareholder. And the second condition in terms of principal investment, जो शेयर होल्डर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी जब बंद होती है, वो जो कंपनी के बंद होने का समय आता है, तो सभी लोन एंड डेट डिबेंचर होल्डर की पेमेंट होने के बाद जो हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट करेंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रॉफिट्स बचते हैं, कुछ कंपनी का बैलेंस बचता है, तो वो बैलेंस हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर इन केस ऑफ लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही वो लॉस बियर करना होता है। सो द इक्विटी शेयर होल्डर सभी प्रॉफिट्स के एंड सभी लॉसेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, एंड दीज आर कॉल्ड रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड रियल ओनर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये हमें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी विद द इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो आपको वहाँ क्या करना है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर को ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स होने का भी चांस होता है और लॉस को भी उनको ही बियर करना पड़ता है। सो जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे, सभी सिचुएशन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होती है दोनों ही केस में। सो तो हमने आज के लेक्चर में बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ों को पढ़ा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, किस किस तरह के हम डिसीजन लेते हैं, और जो 3 तरह के बेसिकली हम डिसीजन लेंगे वो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। सो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।